हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी प्रोडक्शन। किस तरीके से हमारे सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, दैट थिंग वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस टुडेज टॉपिक। सो सब लोगों को रेडी हो जाना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके अंदर मैंने सारे कंटेंट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एनिमेशन, सो दैट आप लोगों को सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियरली समझ में आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस बिगिन। सो देखो यहाँ पे और टुडेज टॉपिक इज लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ कंसेप्ट समझा था। हम लोगों ने देखा था किस तरीके से लाइफ का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है। तो हम लोगों ने उसके अंदर देखा था कि फॉर अ लाइफ प्रोसेस इसके अंदर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो लगातार कोई ना कोई काम करते रहते हैं इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। सो फॉर डूइंग दिस वर्क इन लोगों को लगातार एनर्जी की जरूरत होती है। तो अब हम ये देखने वाले कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी किस तरीके से हमारा बॉडी जो है वो प्रोड्यूस करता है, और ये एनर्जी किस तरीके से जो ऑर्गन है वो यूज करते हैं फॉर डूइंग वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन विथ आवर बॉडी। ये जो एनर्जी का प्रोडक्शन है ना, दिस प्रोडक्शन इज टोटली बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। सो इन ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेशन दो लेवल पे होता है, एक होता है बॉडी लेवल पे, दूसरा होता है सेलुलर लेवल पे। तो जब मैं बॉडी लेवल की बात करता हूँ, बॉडी लेवल का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे इनहेल करना, एक्सहेल करना। सो व्हेन वी इनहेल वी टेक इनसाइड ऑक्सीजन, व्हेन वी एक्सहेल CO2 हम लोग बाहर देते हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बॉडीली रेस्पिरेशन बोलते हैं, बॉडी रेस्पिरेशन। When we talk about cellular respiration, सेलुलर रेस्पिरेशन में फूड स्टफ का ऑक्सीडाइजेशन होता है। फूड स्टफ जो हम खाना खाते हैं उसका मॉलिक्यूल जो वो ब्रेक डाउन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो सकता है, ऑक्सीजन नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो सारा जो हम लोगों का प्रोसेस है दैट इज टोटली डिपेंड ऑन रेस्पिरेशन। तो ये चीज को हम लोग एकदम डिटेल में ये लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। नाउ यू कैन सी carbohydrate of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily need। तो ऑर्गन को या तो ह्यूमन बीइंग को हर एक काम करने के लिए, हर एक चीज करने के लिए जो एनर्जी लगता है, वो एनर्जी हम लोग कार्बोहाइड्रेट से ऑब्टेन करते हैं, डिराइव करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट हम लोग जो फूड स्टफ खाते हैं, लाइक राइस हो गया, चपाती हो गया, रोटी हो गया, ये जो सारी चीजें हम खाते हैं, सीरियल्स खाते हैं, ये सीरियल से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एंड कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब हम कोई भी खाना कंज्यूम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया जाता है। ये ब्रेक डाउन के अंदर सेलुलर प्रोसेस इंवॉल्व होते हैं और वहां से एनर्जी ऑब्टेन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, oxidized step by step in cell. This is called a cellular respiration। तो जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट से हम लोग एनर्जी कैसे डिराइव करेंगे, एनर्जी कैसे बनाएंगे, ये प्रोसेस के लिए एक जो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब क्या होता है? ऑक्सीडाइज मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे हम लोग और हाइड्रोजन जो होता है वो रिड्यूस होगा, निकल जाएगा। तो हम लोग इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, यही प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। तो एक टाइप का ग्लूकोज जो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें खाने से मिलता है, जो हम खाते हैं, तो उसका ऑक्सीडाइज किया जाता है, ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। दिस इज कॉल्ड ए सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था दो टाइप के रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको धीरे धीरे ATP यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व है। दोज टू मेथड सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय टू मेथड। दो मेथड है। दोज टू मेथड आर एरोबिक रेस्पिरेशन, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, या तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा, राइट। तो अब हम लोग एक एक करके पहले एरोबिक रेस्पिरेशन को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन को समझेंगे। सो लेट अस बिगिन। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, इसके अंदर हम लोग ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर या तो ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं। तो जब मैं एरोबिक रेस्पिरेशन बोल रहा हूं तो ये प्रोसेस में ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये जो ग्लूकोज का हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन हो रहा है, इसके अंदर तीन प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ग्लाइकोलिसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है सेलुलर लेवल पे, तो इसके अंदर वी आर हैविंग थ्री टाइप ऑफ प्रोसेस। कौन कौन सा प्रोसेस है? ग्लाइकोलिसिस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड
साइकिल, क्रेब्स साइकिल, या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ये 3 साइकिल है। एक एक साइकिल को ध्यान से मैंने एनिमेशन से बनाया, उसको ध्यान से आप लोगों को देखना है। सो लेट अस बिगिन, बहुत मजा आएगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में अब क्या होगा, जो हम लोगों ने फूड स्टफ लिया है कार्बोहाइड्रेट, उसमें एक फॉर्म लेंगे, कार्बोहाइड्रेट का अलग अलग फॉर्म होता है, उसमें से एक फॉर्म लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज। तो हमने जो फूड खाया उससे हम लोग को सबसे पहले ग्लूकोज मिलेगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C6H12O6। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं इसके अंदर। हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल, जो व्हाइट कलर का है वो हाइड्रोजन है, रेड कलर वाला जो है वो हमारा दिस वन ऑक्सीजन है, और जो ब्लैक कलर का है वो हमारा कार्बन है। तो कार्बन 6 है, ऑक्सीजन रेड कलर वाला भी 6 है, व्हाइट कलर का हाइड्रोजन वो 12। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहे हो तो ये आपको मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। अब इसका ग्लाइकोलिसिस करेंगे, इसका ब्रेकडाउन करेंगे। तो ये जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा, ये साइटोप्लाज्म में होगा। कहां पे होगा? सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो ब्रेकडाउन के प्रोसेस में कुछ कुछ हम लोगों को डिराइव नए नए क्वांटिटीज मिलेंगे, डिराइव नए नए हम लोगों को और भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एंड वो क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग को पायरुविक एसिड मिलेगा। इसका जब ब्रेकडाउन होगा तो पायरुविक एसिड मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को ATP मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को NADH2 मिलेगा, और साथ में हम लोगों को यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है, इसका ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में। ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, मतलब इसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में। फिर से इसका ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में, और उससे ऑक्सीडाइजेशन से हम लोगों को नए मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। हम लोग को 2-2 मॉलिक्यूल सबके मिलते हैं। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, हमें ATP के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, हमें NADH2 के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, और और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये जब ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होगा, जब ग्लूकोज रिड्यूस होंगे, तो हम लोगों को ये सारे मॉलिक्यूल्स कहां पे मिलेंगे? हम लोग को इस प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो यू कैन सी ग्लूकोज जो था, इसके ऑक्सीडाइजेशन हुआ, तो इसके अंदर से पायरुविक एसिड, ATP, NADH2 प्लस वाटर, इसके 2-2 मॉलिक्यूल हम लोग को मिले। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो पायरुविक एसिड है, ये जो पायरुविक एसिड है, ये ब्रेक डाउन करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है? पायरुविक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड। अब ये पायरुविक एसिड का ऑक्सीडाइजेशन होगा, और इससे नया प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा, और ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। वापस से ये जो पायरुविक एसिड है, इसका भी ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस में होगा, और आपको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A। यहाँ पे भी इसके 2-2 मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिलेंगे। वापस से हम लोग को NADH2 मिलेगा 2 मॉलिक्यूल, और साथ में हम लोग को CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। तो ये क्या हुआ? सेकेंड स्टेप में, ग्लाइकोलिसिस के सेकेंड स्टेप में जो पायरुविक एसिड था, पायरुविक एसिड का ऑक्सीडाइजेशन हुआ, जिसकी मदद से हम लोग को 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A की मिले, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, जो कि इससे डिराइव हुआ है। उसके बाद NADH2 के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, CO2 के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, एंड दस दिस इज द रिजल्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होने से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस उसको बोलते हैं, उससे हम लोग को ये वाले जो चीज हैं ये प्रोडक्ट में ऑब्टेन होंगे, और यहाँ पे आपका ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब हम लोग सेकेंड प्रोसेस में आएंगे। अच्छा, यहां पे देखो, पायरुविक एसिड इज गिविंग एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस NADH2 प्लस CO2, 2-2 मॉलिक्यूल के मिलेंगे। ओके, और यहां पे आपका जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल। अब जो अगला प्रोसेस आएगा क्रेब्स साइकिल, तो जो हम लोग को ग्लाइकोलिसिस में प्रोडक्ट मिला था एसिटाइल कोएंजाइम A, अब इसका चांस आ जाएगा, इसका चांस आ जाएगा। अब इसका बारी है, अब ये ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ये जो है क्या है? ये क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम A, राइट। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A किस में आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। पहले ये सब किधर हो रहा था? ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में, याद रखना है, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में। अब ग्लाइकोलिसिस का जो रिजल्ट आया था, आउटपुट आया था, प्रोडक्ट आया था, क्या आया था? एसिटाइल कोएंजाइम A। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम A कहां पे आएगा? धीरे धीरे चलेगा और वो माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा, साइटोप्लाज्म से हटेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाएगा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम A है, अब इसके ऊपर कुछ चैन रिएक्शन होंगे। इसके ऊपर क्या होंगे? चैन रिएक्शन होगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ रिएक्शन होगा, ये साइकिल चलेगा, और वापस से इससे कोई नया मॉलिक्यूल हम लोग को डिराइव होता हुआ दिखाई देगा। तो व्हाट इज दिस? एसिटाइल कोएंजाइम A। अब एसिटाइल कोएंजाइम A हम लोग को क्या डिराइव करके देगा? तो इसके ऊपर सबसे पहले ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल
अप्लाई होगा, चेन रिएक्शन होगा और हम लोग को H2O के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हम लोग को CO2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे, हम लोगों को NaDH2 के मॉलिक्यूल मिलेंगे और एक और नया मॉलिक्यूल आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं FADH2। अगेन देखो सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। इसके अंदर जो हम लोग इनिशियल मॉलिक्यूल लेंगे वो किसका मॉलिक्यूल है, जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट था, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब इसके ऊपर चैन रिएक्शन होगा, नया मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, दैट इज CO2 H2O NaDH2 FADH2 मिलेगा। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है। इसके सबके दो दो मॉलिक्यूल्स हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे एंड दस यहाँ पे हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो वी कैन सी एसिटाइल कोएंजाइम ए गिव्स FADH2 NaDH2 CO2 प्लस H2O। अभी आपको फॉर्मूले से कोई ये नहीं रखना है, आपको फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं, अभी सिर्फ हमें पता करना है कि कौन कौन से चीजें ऑब्टेन हो रहा है, किस तरीके से ऑक्सीडाइजेशन और चेन रिएक्शन हो रहे, बस आपको नाम याद रखना है। हायर क्लास में जाओगे तो आपको रिएक्शंस एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है। तो ये सारे चीज कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और बहुत सारे फॉस्फेट ग्रुप से बने होते हैं, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। तो दिस इज द साइकिल दैट इज कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल। अब इसके अंदर देखो प्रोडक्ट क्या है, इसके अंदर मेन जो प्रोडक्ट है वो है NaDH2 एंड FADH2। ग्लाइकोलिसिस में मेन प्रोडक्ट था एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। और फिर जब सेकेंड स्टेप आया दैट इज क्रेब्स साइकिल, वही प्रोडक्ट अब यहाँ पे क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया, या तो हम लोग बोलेंगे इनिशिएशन मॉलिक्यूल बन गया। अब इसका चेन रिएक्शन हुआ, इसने हम लोग को नया प्रोडक्ट दिया जिसमें मेन प्रोडक्ट NaDH2 मिला, FADH2 मिला। देखो बहुत सिंपल प्रोसेस, बहुत मजा आ रहा है, एकदम अच्छे से चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्रेब्स साइकिल स्टॉप हुआ और ये दोनों जो प्रोडक्ट मिले ये तीसरे वाले स्टेप में चले जाएंगे एज ए इनिशियल मेंबर, इनिशियल मॉलिक्यूल। तो जो अगला स्टेप होगा दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में जो हम लोगों को इसके पहले वाले स्टेप में आउटपुट मिला था NaDH2 FADH2, ये यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएंगे, NaDH2 आ गया और FADH2 भी आ जाएगा, लेकिन इन दोनों का अलग अलग वापस से इनके ऊपर क्या होगा, रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में हिस्सा लेंगे दोनों जन, NaDH2 भी लेगा, FADH2 भी लेगा। तो एक एक करके होगा। सबसे पहले NaDH2 की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये है NaDH2, ये क्या है, ये है NaDH2। तो NaDH2 क्या करेगा, ये चेन रिएक्शन में हिस्सा लेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, और ये क्या डिराइव करेगा, तो आंसर ये 3 मॉलिक्यूल ATP के डिराइव करेगा। ये क्या है, ATP है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसके 3 मॉलिक्यूल जनरेट करेगा, कौन, NaDH2। साथ में CO2 और वाटर भी जनरेट होगा, CO2 और वाटर। इसका देखो ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शंस के अंडरगो ये हो रहा है सारे चीज, ठीक है। तो NaDH2 जो हम लोगों का प्रोडक्ट था क्रेब्स साइकिल का, यहाँ पे इनिशिएशन में हिस्सा ले रहा है, इसके अंदर चेन रिएक्शन हो रहा है और जिसकी वजह से आपको 3 मॉलिक्यूल ATP के मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो FADH2 मिला था हमें कहाँ पे, क्रेब्स साइकिल में, ये FADH2 भी वापस से क्या करेगा, चेन रिएक्शन में हिस्सा लेगा और इससे हमें और 2 मॉलिक्यूल ATP के मिलेंगे, साथ में वाटर और CO2 भी हम लोगों को मिल जाएगा। तो यू कैन सी NaDH2 इसने 3 मॉलिक्यूल ATP के दिए और ये वाले क्वांटिटी दिए, FADH2 इसने भी 2 मॉलिक्यूल ATP के दिए और ये क्वांटिटी दिए। तो आपके पास अब प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस या तो सेकेंड स्टेप और जो हमारा थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन सब खत्म हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने ग्लूकोज से एनर्जी बना लिया है। देखो ये क्या है, ATP। ATP क्या था, एनर्जी। हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था ग्लूकोज का कन्वर्जन ATP में होता है, हमारा बॉडी एनर्जी ATP के फॉर्म में लेता है। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हम लोगों को मिल चुका है और यही क्या है, एनर्जी है। अब इसका यूज कैसे किया जाएगा, पहले इसका रिएक्शन हम देख लेते हैं। अब इसका यूज कैसे करते, ATP ये कहां पे स्टोर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, सारे प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हुए थे। अब माइटोकॉन्ड्रिया इससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेगा, तो देखो यहां पे आपके पास ये जो ATP है, जो हम लोग को 5 मॉलिक्यूल, 3 NaDH2 से मिला और 2 FADH2 से मिला, तो क्या ये एनर्जी है इन दी फॉर्म ऑफ ATP। यही तो एनर्जी मिल गया हम लोगों को, हम लोग ने ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन कर दिया और एनर्जी हम लोगों को मिल गया। देखो मजा आ गया एकदम, एनर्जी मिल गया, एनर्जी आ गई हमारे अंदर, आपके अंदर भी एनर्जी आ गई। मन लगा के पढ़ो, आगे देखते क्या होगा। और साथ में हम लोग को CO2 और वाटर के भी मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। तो ये हम लोगों का रिजल्ट होता है जब हम लोग ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करते हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन करते हैं, तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, ये। तो जब हम कोई भी खाना कंज्यूम करते हैं उससे कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों को ग्लूकोज मिलता है, ये ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन होके देखो ये लास्ट में मॉलिक्यूल बनते हैं, इट इज कॉल्ड एज
एटीपी मॉलिक्यूल। अब ये एटीपी है एनर्जी, इससे एनर्जी कैसे निकलता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एटीपी के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत कम टाइम में समझ जाते हैं, ठीक है। तो एटीपी ऐसे एनर्जी करेंसी। देखो एटीपी जो है, जो हम लोग एटीपी देखे 5 मॉलिक्यूल एटीपी का बना, उसका मैंने अलग से स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के दिया है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एडिनाइन होता है, राइबोज होता है और फॉस्फेट होता है। तो ये 3 चीज होते हैं जिसमें फॉस्फेट के 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कहां पे स्टोर है एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब कोई भी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ी तो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से एनर्जी कैसे बनाता है, तो देखो यहाँ पे ये जो आपके पास एटीपी है, इसके अंदर से ये जो फॉस्फेट है, ये जो बॉन्ड से जुड़े हुए बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होता है। ये एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन देखो ये एडिनोसाइन है, ये राइबो शुगर है, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसके लिए ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, राइट। तो अब एनर्जी बॉन्ड्स में स्टोर होते हैं। तो जब कोई भी ऑर्गन को एनर्जी चाहिए और ये एटीपी कहां पे रखे हुए, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ देता है। तो देखो नेक्स्ट प्रोसेस में ये बॉन्ड टूटा और ये एनर्जी रिलीज हो गए। तो ये बॉन्ड को तोड़ेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को निकालेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो इतनी एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी चला जाएगा फॉर दी वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन बाय दी ऑर्गन। तो ऑर्गन के पास ये एनर्जी चले जाएगा और इस तरीके से हमारे बॉडी को एनर्जी, जो भी ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत है वो एनर्जी की जरूरत माइटोकॉन्ड्रिया उसका पूरा कर देता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है एटीपी का एनर्जी कैसे बनता है वो चीज, वो यही है। एटीपी का स्ट्रक्चर ये होता है जिसके अंदर से एनर्जी फॉस्फेट के बॉन्ड में छुपा होता है। तो जब भी किसी भी ऑर्गन को एनर्जी की जरूरत है तो फॉस्फेट का बॉन्ड माइटोकॉन्ड्रिया ब्रेक करता है, जैसे ही ब्रेक होगा तो एनर्जी का रिलीज हो जाएगा और वो एनर्जी यूज करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दी एनर्जी प्रोड्यूस ड्यू टू एरोबिक रिएक्शन इन ह्यूमन बीइंग। क्लियर? तो आई होप कि सब लोग को समझ में आया। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के बाद कुछ छोटे से पॉइंट है, लिपिड और प्रोटीन भी एनर्जी हम लोग को देते, कैसे? तो देखो इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट कम है, तो अब एनर्जी कहाँ से बनेगा, बाकी हम लोग को एनर्जी की कमी हो जाएगी। तो लिपिड्स और प्रोटीन जो हम लोग कंज्यूम कर रहे, फूड से मिल रहे, वो भी इस चीज में हिस्सा ले लेते। तो इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन लाइक फास्टिंग हमने किया, भूख लगा था, खाना नहीं खाए, तो लिपिड्स एंड प्रोटीन कम इनटू पिक्चर, तब ये हीरो बन जाते। कार्बोहाइड्रेट जाने दो कम है, आज हम लोग हीरो। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन दे कम इनटू पिक्चर। और अब क्या होता है, इन केस ऑफ लिपिड दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड, लिपिड फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये लोगों का ऑक्सीडाइजेशन होगा। फैटी एसिड एंड अमीनो ऑक्सीड आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम। देखो सेकेंड क्रैप साइकिल, अब इसके ऊपर फैटी एसिड के ऊपर और अमीनो एसिड के ऊपर क्रैप साइकिल होगा। क्रैप साइकिल से हम लोगों को क्या मिलता है, क्रैप साइकिल से हम लोग को एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलता है और उससे हम लोग को क्या मिलता है, एटीपी मिल जाता है। तो अब यहाँ पे जो फैटी एसिड और अमीनो एसिड है इसके ऊपर चेन रिएक्शन होंगे, कोएसिटाइल एंजाइम मिलेगा। अब कोएसिटाइल एंजाइम का ऑक्सीडेशन होगा और हम लोगों को क्या मिलेगा, एटीपी मिल जाएगा विच इज स्टोर्ड। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस चलता है। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन देखते हैं। देखो लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तीनों से एनर्जी मिलता है। अगर मैं लिपिड की बात करूं तो फैटी एसिड देता है ये, और फैटी एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम यानी क्रैप साइकिल होता है और हम लोग को एनर्जी मिल जाता है। सेम प्रोटीन अमीनो एसिड बनाता है, अमीनो एसिड में एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, क्रैप साइकिल प्रोसेस होता है और हम लोग को एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट का क्या देखा, 3 स्टेप, ग्लाइकोलिसिस होगा। ग्लाइकोलिसिस में हम लोगों का मेन प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है। पायरुविक एसिड से हम लोगों को क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड से हम लोगों को एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेगा। कोएंजाइम ए के बाद हम लोग क्रैप साइकिल से जाएंगे। क्रैप साइकिल में हम लोगों को आउटपुट क्या मिलेगा, NADH2 FADH2 और FADH2 NADH2 के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन होगा और हम लोग को ATP मिलेगा। सो दिस इज द ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। तो आई होप कि सब लोग को अच्छे से समझ में आ गया। फटाफट आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को अगर आप नए हो तो, और फटाफट आज के आज ये कंसेप्ट को बना लेना है, सीख लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो आई होप कि सब लोग को समझ में आए। तो टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।